मित्रों, मैं आप सभी को यहाँ पर चंद्रकांता की रहस्य रोमांच से भरी हुई कहानी सुना रहा हूँ। यह देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित एक उपन्यास है और यह एक प्रेम कहानी है। 3 पहर रात गुजर गई। उनके सब दोस्त जो बेहोश पड़े थे वह भी होश में आ गए, मगर अपनी हाल देख हैरान थे। लोगों ने पूछा, आप लोग कैसे बेहोश हो गए और दीवान साहब कहाँ है? उन्होंने कहा, एक गधी इत्र बेचने आया था, जिसका इत्र सूंघते सूंघते हम सब लोग बेहोश हो गए। अपनी खबर न रही, क्या जाने दीवान साहब कहाँ है। इसी से कहते हैं कि अमीरों की दोस्ती से हमेशा जान की जोखिम रहती है। अब कान उमेटते हैं कि कभी अमीरों का संग न करेंगे। ऐसी ऐसी ताज्जुब भरी बातें हो रही थी और सवेरा होने ही वाला था कि सामने से दीवान हरदयाल सिंह आते दिखाई पड़े, जो दरअसल में तेज सिंह बहादुर थे। दीवान साहब को आते देख सभी ने घेर लिया और पूछने लगे कि आप कहाँ गए थे। दोस्तों ने पूछा, वह नालायक गधी कहाँ गया और हम लोग बेहोश कैसे हो गए? दीवान साहब ने कहा, वह चोर था, मैंने पहचान लिया। अच्छी तरह से उसका इत्र नहीं सूंघा। अगर सूंघता तो तुम्हारी तरह मैं भी बेहोश हो जाता। मैंने उसको पहचान कर पकड़ने का इरादा किया तो वह भागा। मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया, लेकिन वह निकल ही गया। अफसोस। इतने में लोंडी ने अर्ज किया, कुछ भोजन कर लीजिए। सब के सब घर में भूखे बैठे हैं। इस वक्त तक सभी को रोते ही गुजरा। दीवान साहब ने कहा, अब तो सवेरा हो गया, भोजन क्या करूं, मैं थक भी गया हूं। सोने को जी चाहता है, यह कहकर पलंग पर जा लेटे। उनके दोस्त भी अपने घर चले गए। सवेरे तय वक्त पर दरबारी पोशाक पहन गुप्त रीति से अय्यारी का बटुआ कमर में बांध दरबार की तरफ चले। दीवान साहब को देख रास्ते में बराबर दोपटी लोगों में हाथ उठने लगे। वह भी जरा जरा सिर हिला सभी के सलामों का जवाब देते हुए कचहरी में पहुंचे। आज अब नहीं आए थे। तेज सिंह हरदयाल सिंह की खसरत से वाकिफ़ थे। उन्हीं के मामूल के मुताबिक वह भी दरबार के दीवान की जगह बैठ काम करने लगे। थोड़ी देर में महाराज भी आ गए। दरबार में मौका पाकर हरदयाल सिंह धीरे धीरे अर्ज करने लगे, महाराजा अधिराज, ताबेदार को पक्की खबर मिली है कि चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त ने क्रूर सिंह की मदद की है और 5 अय्यार साथ करके सरकार से बेअदबी करने के लिए इधर रवाना किए हैं। बल्कि यह भी कहा है कि पीछे हम भी लश्कर लेकर आएंगे। इस वक्त बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि सरकार में आजकल कोई अय्यार नहीं है। नाजिम और अहमद थे, सो वे भी क्रूर सिंह के साथ हैं। बल्कि सरकार के यहाँ वाले मुसलमान भी उनकी तरफ मिले हुए हैं। आजकल वे अय्यार जरूर सूरत बदलकर शहर में घूमते और बदमाशी की फिक्र करते होंगे। महाराज जयसिंह ने कहा, ठीक है, मुसलमानों का रंग हम भी बेढब देखते हैं। फिर तुमने क्या बंदोबस्त किया? धीरे धीरे महाराज और दीवान की बातें हो रही थी कि इतने में दीवान साहब की निगाह एक चौबदार पर पड़ी, जो दरबार में खड़ा छिपी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। वे गौर से उसकी तरफ देखने लगे। दीवान साहब को गौर से देखते हुए पाया कि वह चौबदार चौकन्ना हो गया और कुछ संभल गया। बात छोड़ कड़क के दीवान साहब ने कहा, पकड़ो उस चौबदार को। हुक्म पाते ही लोग उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वह सिर पर पैर रखकर ऐसा भागा कि किसी के हाथ न लगा। तेज सिंह चाहते तो उस अय्यार को, जो चौबदार बन के आया था, पकड़ लेते, मगर इनको तो सब काम, बल्कि उठना बैठना भी उसी तरह से करना था जैसा हरदयाल सिंह करते थे। इसलिए वह अपनी जगह से न उठे। वह अय्यार भाग गया जो चौबदार बना हुआ था। जो लोग पकड़ने गए वे वापस आ गए। दीवान साहब ने कहा, महाराज देखिए, जो मैंने अर्ज किया था और जिस बात का मुझको डर था वह ठीक निकली। महाराज को यह तमाशा देखकर खौफ हुआ। जल्दी दरबार बर्खास्त कर दीवान को साथ ले खलिए में चले गए। जब बैठे तो हरदयाल सिंह से पूछा, जी मैं क्यों जी, अब क्या करना चाहिए? उस दुष्ट क्रूर ने तो एक बड़े भाई को हमारा दुश्मन बनाकर उभारा है। महाराज शिवदत्त की बराबरी हम किसी तरह से नहीं कर सकते। दीवान साहब ने कहा, महाराज मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हमारे सरकार में इस समय कोई अय्यार नहीं। नाजिम और अहमद भी थे, सो क्रूर ही की तरफ जा मिले। अय्यारों का जवाब बिना अय्यार के कोई नहीं दे सकता। वे लोग बड़े चालाक और फसादी होते हैं। 5,500 की जान ले लेना उनके लोगों के लिए कोई बात नहीं है। इसलिए ज़रूर कोई ईमानदार अय्यार मुकर्रर करना चाहिए, पर यह भी एकाएक नहीं हो सकता। सुना है राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान का लड़का तेज सिंह बड़ा भारी अय्यार निकला है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर महाराज चाहेंगे और तेज सिंह को मदद के लिए मांगेंगे तो राजा सुरेंद्र सिंह को देने में कोई हर्ज न होगा।
क्योंकि वे महाराज को दिल से चाहते हैं। क्या हुआ अगर महाराज ने वीरेंद्र सिंह का आना जाना बंद कर दिया? अब भी राजा सुरेंद्र सिंह का दिल महाराज की तरफ से वैसा ही है जैसा पहले था। हरदयाल सिंह की बात सुन के थोड़ी देर महाराज गौर करते रहे, फिर बोले, तुम्हारा कहना ठीक है। सुरेंद्र सिंह और उनका लड़का वीरेंद्र सिंह दोनों बड़े लायक हैं, इसमें कुछ शक नहीं कि वीरेंद्र सिंह वीर हैं और राजनीति भी अच्छी तरह जानता है। 1000 सेना लेकर 10,000 से लड़ने वाला है और तेज सिंह की चालाकी में भी कोई फ़र्क नहीं। जैसा तुम कहते हो वैसा ही करो, मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी ही बेमुरवती हो गई जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उनसे मदद मांगते शर्म मालूम होती है। इसके अलावा क्या जाने उनको मेरी तरफ से रंज हो गया हो। हाँ, तुम जाओ और उनसे मिलो। अगर मेरी तरफ से कुछ मलाल उनके दिल में हो तो उसे मिटा दो और तेज सिंह को लाओ तो काम चले। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छी महाराज, मैं खुद ही जाऊंगा और इस काम को करूंगा। महाराज ने अपनी मोहर लगाकर एक मुख्तसर चिट्ठी अपने हाथ से लिखी और अंगूठी की मोहर लगाकर उसके हवाले किया। हरदयाल सिंह महाराज से विदा होकर अपने घर आए और अंदर जनाने में न जाकर बाहर ही रहे। खाने को वहाँ ही मंगवाया। खा पी कर बैठे और सोचने लगे कि चपला से मिल के सब हाल कह ले तो जाए। थोड़े दिन बाकी था जब चपला आई। एकांत में ले जाकर हरदयाल सिंह ने सब हाल कहा और वह चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज ने लिख कर दी थी। चपला बहुत ही खुश हुई और बोली, हरदयाल सिंह तुम्हारे मेल में आ जाएगा, वह बहुत ही लायक है। अब तुम जाओ, इस काम को जल्दी करो। चपला तेज सिंह की चालाकी की तारीफ करने लगी। अब वीरेंद्र सिंह से मुलाकात होगी, यह उम्मीद दिल में हुई। नकली हरदयाल सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अपनी सूरत असली बना ली। विजयगढ़ का राज पहाड़ी है, जंगल भी बहुत भारी और घना है। नदियाँ चंद्रप्रभा और कर्मनाशा घूमती हुई इन पहाड़ों पर बहती हैं। जांबूजा, खोह और दर्रे पहाड़ों में बड़े खूबसूरत कुदरती बने हुए हैं। पेड़ों में साखू, तेंद, विजयसार, सनई, कोरैया, गौ, खाजा, प्यार, जिगना, आसन आदि के पेड़ हैं। इसके अलावा परिजात के पेड़ भी हैं। मील भर इधर उधर जाएं तो घने वृक्ष जंगल में फंस जाइएगा। कहीं रास्ता न मालूम होगा कि कहाँ से आएं और किधर जाएं। बरसात के मौसम में तो अजब ही कैफियत रहती है। कोस भर जाइए, रास्ते में 10 नाले मिलेंगे। जंगली जानवरों में बारहसिंगा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिक्कारा, लंगूर, बंदर वगैरह के अलावा कभी कभी शेर भी दिखाई देते हैं, मगर बरसात में नहीं, क्योंकि नदी नालों में पानी ज़्यादा हो जाने से उनको रहने की जगह खराब हो जाती है और तब वे ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। इन पहाड़ों पर हिरण नहीं होते, मगर पहाड़ के नीचे बहुत से दिख पड़ते हैं। परिंदों में तीतर, बटेर आदि की अपेक्षा मोर ज़्यादा होते हैं। गरज की ये सुहावने पहाड़ अभी तक लिखे मुताबिक मौजूद हैं और हर तरह से देखने के काबिल हैं। उन अय्यारों ने जो चुनारगढ़ में क्रूर और नाजिम के संग आए थे, शहर में न आकर इसी दिलचस्प जंगल में मैं क्रूर के अपना डेरा जमाया और आपस में यह राय हो गई कि सब अलग अलग जाकर अय्यारी करें तथा जब ज़रूरत हो जंगल जलीफ बाजा कर इकट्ठे हो जाएं। बद्रीनाथ ने जो इन अय्यारों में सबसे ज़्यादा चालाक होशियार था, यह राय निकली कि एक दफ़ा सब कोई अलग अलग भेष बदल कर शहर में घुस दरबार और महल के सब आदमियों तथा लोंडियों बल्कि रानी तक को देख के पहचान आए और चाल चलन तजबीज कर नाम भी याद कर ले, जिससे वक्त पर अय्यारी करने के लिए सूरत बदलने और बातचीत करने में फ़र्क न पड़े। इस राय को सभी ने पसंद किया। नाजिम ने सभी का नाम बताया और जहाँ तक हो सकता पहचान भी दिया। वे अय्यार लोग तरह तरह के भेष बदलकर महल में घुस आए और सब कुछ देखभाल गए, मगर अय्यारी का मौका चपला की होशियारी की वजह से किसी को न मिला और उनको अय्यारी करना मंजूर भी न था जब तक कि हर तरह से देखभाल न लेते। जब वे लोग हर तरह से होशियार और वाकिफ़ हो गए तब अय्यारी करना शुरू किया। भगवान दत्त चपला की सूरत बना नौगढ़ में वीरेंद्र सिंह को फंसाने के लिए चला। वहां पहुंचकर जिस कमरे में वीरेंद्र सिंह थे उसके दरवाजे पर पहुंचकर पहरे वालों से कहा, जाकर कुमार से कहो कि विजयगढ़ से चपला आई है। उस प्यादे ने जाकर खबर दी। कुछ रात गुजर गई थी। कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता की याद में बैठे तबीयत से युक्तियां निकाल रहे थे। बीच बीच में ऊंची सांस भी लेते जाते थे। उसी वक्त चौबदार ने आकर अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, विजयगढ़ से चपला आई है और डोंडी पर खड़ी है, क्या हुक्म होता है?
कुमार चपला का नाम सुनते ही चौंक उठे और खुश होकर बोले, उसे जल्दी अंदर लाओ। हुक्म के बुमजीब चपला हाजिर हुई। कुमार चपला को देखकर उठ खड़े हुए और हाथ पकड़कर अपने पास बैठा बातचीत करने लगे। चंद्रकांता का हाल पूछा। चपला ने कहा, अच्छी है, सिवाय आपकी याद के और किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है। हमेशा कह करती है कि बड़े बेमुरम्मत हैं, कभी खबर भी नहीं लेते कि जीती हूँ या मर गई। आज घबरा कर मुझको भेजा है और यह 2 नाशपातियाँ अपने हाथ से छील काट कर आपके वास्ते भेजी हैं तथा अपने सिर की कसम दी है कि इन्हें जरूर खाइएगा। वीरेंद्र सिंह चपला की बात सुन बहुत खुश हुए। चंद्रकांता का इश्क पूरे दर्जे पर था, धोखे में आ गए। भले बुरे की कुछ तमीज न रही। चंद्रकांता की कसम कैसे टालते, झट नाशपाती का टुकड़ा उठा लिया और मुंह में लगाया ही था कि सामने से आते हुए तेज सिंह दिखाई पड़े। तेज सिंह ने देखा कि वीरेंद्र सिंह बैठे हैं, देखते ही आग हो गए। ललकार कर बोले, खबरदार मुंह में मत डालना। इतना सुनते ही वीरेंद्र सिंह रुक गए और बोले, क्यों, क्या बात है? तेज सिंह ने कहा, मैं जाती बार 1000 बार समझा गया, अपना सिर मार गया, मगर आपको ख्याल न हुआ। कभी आगे भी चपला यहाँ आई थी? आपको क्या खाक पहचान कि यह चपला है कोई अय्यार? बस सामने रंडी को देख मीठी मीठी बातें सुन मज़े में आ गए। तेज सिंह की घुड़की सुन वीरेंद्र सिंह शर्मा गए और चपला के मुंह की तरफ देखने लगे, मगर नकली चपला से न रहा गया। फंस तो चुकी ही थी। झट खंजर निकालकर तेज सिंह की तरफ दौड़ी। वीरेंद्र सिंह भी जान गए कि यह अय्यार है। उसने खंजर ले तेज सिंह पर दौड़ते देख लपक कर हाथ से उसकी कलाई पकड़ी जिसमें खंजर था। दूसरा हाथ कमर में डाल उठा लिया और सिर से ऊंचा करना चाहते थे कि फेंके, जिससे हड्डी पसली सब चूर हो जाए। तेज सिंह ने आवाज़ दी, हाँ हाँ, पटकना मत, मर जाएगा। अय्यार लोगों का काम ही यही है, छोड़ दो, मेरे हवाले करो। यह सुनकर कुमार ने धीरे से ज़मीन पर पटक कर मुश्कें बांध तेज सिंह के हवाले किया। तेज सिंह ने ज़बरदस्ती उसके नाक में दवा ठूस बेहोश किया और गठड़ी में बांध किनारे रख बातें करने लगे। तेज सिंह ने कुमार को समझाया और कहा, देखिए, जो हो गया सो हो गया, मगर अब धोखा मत खाइए। कुमार बहुत शर्मिंदा थे। इसका कुछ जवाब न दे विजयगढ़ का हाल पूछने लगे। तेज सिंह ने सब खुलासा भी और कहा और चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज जयसिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के नाम लिखी है। कुमार यह सब सुन और चिट्ठी देख उछल पड़े। मारे खुशी के तेज सिंह को गले से लगा लिया और बोले, अब जो कुछ करना हो जल्दी कर डालो। तेज सिंह ने कहा, हाँ देखो, सब कुछ हो जाता है, घबराओ मत। इस तरह दोनों की बातें करते तमाम रात गुजर गई। सवेरा होने ही वाला था जब तेज सिंह उस अय्यार की गठड़ी पीठ पर लादे उसी तहखाने में रवाना हुए जिसमें अहमद को कैद कर आए थे। तहखाने का दरवाज़ा खोल अंदर गए। टहलते टहलते चश्मे के पास जा निकले। देखा कि अहमद नहर के किनारे सोया है और हरदयाल सिंह एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर सिर झुकाए बैठे हैं। तेज सिंह को देखकर हरदयाल सिंह उठ खड़े हुए बोले, क्यों तेज सिंह, मैंने क्या कसूर किया जो मुझको कैद कर रखा है? तेज सिंह ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई कसूर किया होता तो पैरों में बेड़ी पड़ी होती। जैसा कि अहमद को आपने देखा होगा, आपको कोई कसूर नहीं किया। सिर्फ एक दिन आपको रोक रखने से मेरा बहुत बड़ा काम निकला था, इसलिए मैंने ऐसी बेअदबी की। माफ़ कीजिए। अब आपको अख्तियार है कि चाहे जहाँ जाएं। मैं ताबेदार हूँ। विजयगढ़ में नेक, ईमानदार, इंसाफ पसंद सिवाय आपके कोई नहीं। इसी सबब से मैं भी मदद का उम्मीदवार हूँ। हरदयाल सिंह ने कहा, सुनो तेज सिंह, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारा और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दोस्त हूँ। मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो आप हैरान था कि दोस्त आदमी को तेज सिंह ने क्यों कैद किया। पहले तो मुझको यह भी नहीं मालूम हुआ कि मैं यहाँ आया कैसे, मर के आया या जीते जी। पर अहमद को देख समझ गया कि यह तुम्हारी करामात है। भला यह तो कहो, मुझसे यहाँ रख कर तुमने क्या कार्रवाई की और अब तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? मैं आपकी सूरत बनाकर आपके जनाने में नहीं गया। इसे आपका खातिर जमा रखिए। हरदयाल, तुमको तो मैं अपने लड़के से ज़्यादा मानता हूँ। अगर जनाने में जाते भी तो क्या खैर हाल कहो। तेज सिंह ने महाराज जयसिंह की चिट्ठी दिखाई। हरदयाल सिंह ने के कपड़े जो पहने हुए थे उनको दे दिए और अब खुलासा हाल कहकर बोले, अब आप अपने कपड़े सहेज लीजिए और यह चिट्ठी लेकर दरबार में जाइए। राजा से मुझको मांग लीजिए जिससे मैं आपके साथ चलूं। नहीं तो वे अय्यार जो चुनारगढ़ में आए हैं विजयगढ़ को गारत कर डालेंगे और महाराज शिवदत्त अपना कब्जा विजयगढ़ पर कर लेंगे।
मैं आपके संग चलकर उन अय्यारों को गिरफ्तार करूंगा। आप दो बातों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक यह है कि जहाँ तक बने मुसलमानों को बाहर कीजिए और हिंदुओं को रखिए। दूसरे यह है कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का हमेशा ध्यान रखिए और महाराज के बराबर उनकी तारीफ़ कीजिए, जिससे महाराज मदद के वास्ते उनको भी बुलाएं। हरदयाल सिंह ने कसम खाकर कहा, मैं हमेशा तुम लोगों का खैर ख्वाब हूँ। जो कुछ तुमने कहा उससे ज़्यादा कर दिखाऊंगा। तेसिंह ने अय्यारी की गठरी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसके पैर में डाल तथा अय्यारी का बटुआ और खंजर उसके कमर से निकालने के बाद उसे होश में लाए। उसके चेहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि वह भगवान दत्त था। अय्यार होने के कारण चुनारगढ़ के सब अय्यारों को तेसिंह पहचानते थे और वे सब लोग भी उनको बखूबी जानते थे। तेसिंह ने भगवान दत्त को नहर के किनारे छोड़ और हरदयाल सिंह को साथ ले खोह के बाहर चले। दरवाजे के पास आए। हरदयाल सिंह ने कहा, मेहरबानी करके मुझे इज्जत दें कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको फिर बेहोश करूं। तहखाने के बाहर होश में ले जाऊंगा। हरदयाल सिंह ने कहा, इसमें मुझको कुछ हर्ज नहीं। मैं यह नहीं चाहता कि इस तहखाने में आने का रास्ता देख लूं। यह तुम ही लोगों के काम हैं। मैं देख कर क्या करूंगा। तेसिंह हरदयाल को बेहोश करके बाहर लाए और होश में लाकर बोले, अब आप कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। उन्होंने वैसा ही किया। शहर में आकर तेसिंह के कहे मुताबिक हरदयाल सिंह अलग होकर अकेले राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए। राजा ने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा। उन्होंने बहुत कुछ कहने के बाद महाराज जयसिंह की चिट्ठी दी, जिसको राजा ने इज्जत के साथ लेकर अपने वजीर जीत सिंह को पढ़ने के लिए दिया। जीत सिंह ने जोर से खत पढ़ा। राजा सुरेंद्र सिंह चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुए और हरदयाल सिंह की तरफ देखकर बोले, मेरा राज्य महाराज जयसिंह का है, जिसे चाहे बुला ले, मुझे कुछ हर्ज नहीं। तेसिंह आपके साथ जाएगा। यह कह कर अपने वजीर जीत सिंह को हरदयाल सिंह की मेहमानदारी का हुक्म दिया और दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह की मेहमानदारी 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई, जिससे वे बहुत खुश हुए। चौथे दिन दीवान साहब ने राजा से रुखसत मांगी। राजा बहुत कुछ दौलत जवाहरात से उनकी विदाई की और तेसिंह को बुला समझा बुझाकर दीवान साहब के संग किया। बड़े साज समाज के साथ ये दोनों विजयगढ़ पहुँचे और शाम को दरबार में महाराज के पास हाजिर हुए। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब दिया और सब हाल कह सुरेंद्र सिंह की बड़ी तारीफ की, जिससे महाराज बहुत खुश हुए और तेसिंह को उसी वक्त खिलियत सम्मान देकर हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि इनके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त कर दो और इनकी खातिरदारी और मेहमानदारी का बोझ अपने ऊपर समझो। दरबार उठने पर दीवान साहब तेसिंह को साथ ले विदा हुए और एक बहुत अच्छे कमरे में डेरा दिलवाया। नौकर और पहले वाले तथा प्यादों का भी बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया, जो सब हिंदू थे। दूसरे दिन तेसिंह महाराज के दरबार में हाजिर हुए। दीवान हरदयाल सिंह के बगल में कुर्सी उनके वास्ते मुकर्रर की गई। मित्रों, मैं आप सभी को चंद्रकांता की रहस्य, रोमांच और प्रेम से भरी हुई कहानी सुना रहा हूँ। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।